आपका कोर्स है सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री 111। इसका टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस। इस कोर्स में पहला टॉपिक है आपका सॉइल एज ए नेचुरल बॉडी, यानी मृदा प्राकृतिक पिंड है। तो कैसे है मृदा प्राकृतिक पिंड? प्राकृतिक पिंड इसलिए है कि ये प्रकृति से उत्पन्न हुई है, प्रकृति में है, प्राकृतिक बल इस पर कार्य करते हैं और इस तरह से मृदा बनी है, तो ये प्राकृतिक है। ये मृदा है त्रिविमीय होती है, यानी 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल वह होता है जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और गहराई हो। तो मृदा में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और गहराई भी है। तो इसको आप कह सकते हैं सॉइल इज 3 डायमेंशनल नेचुरल बॉडी, यानी मृदा त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। ये स्थान गिरती है, इसमें आयतन होता है। अब इसकी सीमाएं क्या हैं? जो मृदा है उसकी ऊपरी सीमा है वो वातावरण से मेल खाती है, वातावरण से मिलती है, और इसकी जो परिधि है वह दूसरी मृदाओं से टच होती है, दूसरी मृदाओं से मिलती है। और इसकी परिधि इतनी होती है जिससे कि उसके संस्त्र का वर्णन किया जा सके। इसकी गहराई है वह अस्पष्ट होती है, बहुत गहरी भी हो सकती है, कम गहरी भी हो सकती है। जो ऊपर की सीमा है वो बिल्कुल स्पष्ट है, परिधि है वह अस्पष्ट है, और गहराई है वह भी अस्पष्ट है। अस्पष्ट का मतलब निश्चित नहीं है, ऊपरी सीमा निश्चित है। तो इसको हम पेडोन के रूप में भी, सॉइल को पेडोन के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। पेडोन पेडोन को हिंदी में भी पेडोन ही बोलते हैं। ये मृदा की इकाई है, एक इकाई है पेडोन। स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोन। इसकी जो मैंने आपको बताया है मृदा प्राकृतिक पिंड है, वही पेडोन की डेफिनेशन है। ये भी यदि हम डायग्राम की दृष्टि से देखें तो मिट्टी है, उसकी सतह ये समझ लीजिए ये सतह है, ये गहराई है, और इसके छोटे से पार्ट को हम देखें, इतने से पार्ट को देखें, और इसको हम ये बिल्कुल छोटा पार्ट है, पेडोन है एक। इसको यहाँ पर बड़े रूप में दिखाया है पेडोन को। तो ये अलग अलग इसके संस्तर होते हैं। इसको ए संस्तर बोल देंगे हम, इसको ई संस्तर बोलते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको BC बोल देते हैं,
ये सी है और ये बेड रॉक है। इसको अलग अलग अपन आकार दे सकते हैं, जिससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये आकार दे दिया इसको। जैसे उदाहरण के लिए इसको दूसरा आकार दे दिया, इसको तीसरा आकार दे दिया। तो ये संस्तर से ऊपर भी एक संस्तर होता है जिसको ओ बोलते हैं, वह आपको सॉइल प्रोफाइल में बताएंगे पूरा डिटेल में। ये तो पेडोन के बारे में बता रहा हूँ। तो पेडोन का जो ऊपर वाला हिस्सा है वह चूंकि सॉइल की सरफेस है वो वातावरण से जुड़ती रहती है, तो वातावरण से ब्लैक क्लियर कट स्पष्ट है ऊपर वाला हिस्सा। साइड वाला हिस्सा है इधर वाला, और इधर वाला जो परिधि जिसको अपन बोलते हैं चारों तरफ का हिस्सा है, वह स्पष्ट नहीं होता है। वह उसकी कहाँ तक जाएगा वह ये तय करता है कि उसके सारे करेक्टरिस्टिक्स को, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ए संस्तर है, ई संस्तर है, बी है, बी सी है, ये उसके अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इनकी स्टडी की जा सके इतना बड़ा होता है ये परिधि इसकी। और नीचे वाला ये बेड रॉक तक भी हो सकता है या ऊपर तक भी हो सकता है। पैतृक पदार्थ होते हैं, जो सी है ये पैतृक पदार्थ है, आर है ये बेड रॉक है। तो ये पेडोन का परिभाषा हो गई, पेडोन का डिस्क्रिप्शन हो गया। स्मॉलेस्ट वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड एज ए सॉइल, दैट इज पेडोन। सबसे कम वॉल्यूम जिसको हम सॉइल कह सकते हैं वही पेडोन है। और ये पेडोन है, ये आपस में बहुत सारे पेडोन मिल जाते हैं तो पॉलीपेडोन बन जाता है। और इसी तरह से दो चीजें और हैं, ए सॉइल और दी सॉइल, इनमें भी अंतर है। पेडोन है ए सॉइल हो गया, और दी सॉइल का मतलब कोई भी मिट्टी हो, किसी भी तरह की हो, कोई भी विशेषता हो। अब इसमें एक निश्चित विशेषता है, क्योंकि ये पेडोन है तो इसकी निश्चित विशेषता है, इसलिए इसको ए सॉइल बोल देंगे। और दी सॉइल किसी भी सॉइल के लिए दी सॉइल बोल सकते हैं। तो ये टर्म है। अब आपको सॉइल एज ए नेचुरल बॉडी समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत है? अब अगला टॉपिक अपन लेते हैं रिगोलिथ। रिगोलिथ क्या होता है? सॉइल कैसे बनी है? सॉइल पैतृक पदार्थों से बनी हुई है। पैतृक पदार्थ कहाँ से आते हैं? रॉक्स से, चट्टानों से। चट्टानों के टूटने से, विच्छेदन से क्या बनता है? पैतृक पदार्थ। और पैतृक पदार्थ पर जो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स हैं और सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेज हैं, मृदा बनाने वाले जो कारक हैं और मृदा बनाने की जो प्रक्रिया, बनने की जो प्रक्रिया है, वो सारे इस पर कार्य करते हैं पैतृक पदार्थों पर। और ये वास्तविक मृदा बन जाती है। तो ये जो पैतृक पदार्थ हैं, सही मायने में यही रिगोलिथ है।
तो रिगोलिथ को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये अनकंसोलिडेटेड एंड डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द रॉक्स इज नोन एज रिगोलिथ। जो लूज पार्ट है रॉक्स का, जिसकी वजह से लूज हो जाती हैं, इस पर फिजिकल फोर्सेज काम करते हैं, रॉक्स पर केमिकल फोर्सेज काम करते हैं, बायोलॉजिकल फोर्सेज काम करते हैं, जिसकी वजह से ये रॉक है ये लूज हो जाती है, अनकंसोलिडेटेड हो जाती है, असंगठित हो जाती है। और असंगठित होने की वजह से ये लूज हो जाती है। इसके ऊपर फिर बहुत बायोलॉजिकल जो एक्शंस हैं, प्लांट रूट्स हैं, प्लांट्स हैं, तापमान है, वर्षा है, ये सारे कारक हैं, ये इस पर कार्य करते हैं और अल्टीमेटली धीरे धीरे सॉइल बन जाती है। तो रिगोलिथ और सॉइल में यही अंतर है कि रिगोलिथ है ये सही मायने में ट्रू सॉइल नहीं है। इसमें मृदा में कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होता है, रिगोलिथ में कार्बनिक पदार्थ कम होता है। मृदा ज़्यादा अपक्षित होती है, रिगोलिथ कम अपक्षित होती है। मृदा में जड़ें और सूक्ष्म जीव होते हैं, रिगोलिथ में पौधों की जड़ें और सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं। मृदा उपजाऊ होती है, रिगोलिथ उपजाऊ नहीं होती है। तो ये अंतर है मृदा और रिगोलिथ में। तो आप ये समझे रिगोलिथ क्या होता है। ये जो पेडोन है, पेडोन का क्षेत्रफल कितना होता है? इसका क्षेत्रफल 1 से 10 वर्ग मीटर का होता है, पेडोन का, जो अभी आपको बताया था ना इससे पहले, रिगोलिथ से पहले पेडोन। और रिगोलिथ की गहराई कितनी होती है? कुछ मीटर से कई मीटर तक इसकी गहराई होती है, कुछ मीटर से कई मीटर तक इसकी रिगोलिथ की गहराई हो सकती है। मुरड, लोकल लैंग्वेज में मुरड जिसको बोलते हैं, रॉक के ऊपर बिल्कुल अनकंसोलिडेटेड लूज मटेरियल पड़ा रहता है, जिसमें कंकड़ पत्थर वगैरह रहते हैं, तो वो रिगोलिथ है, रिगोलिथ, उसको रिगोलिथ बोलते हैं। अब आपको पृष्ठ मृदा पृष्ठ मृदा और अवमृदा क्या होती है? पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो ऊपर की मृदा, जिसमें विभिन्न प्रकार के औजार, कृषि कार्य के काम आने वाले औजार जिसमें काम में लेते हैं, वो पृष्ठ मृदा होती है। हल चलता है, इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, तो वो पृष्ठ मृदा में ही होता है सारा का सारा कार्य। तो ऊपरी मृदा का ऊपरी भाग, जिसमें विभिन्न प्रकार के औजार, कृषि कार्य करने के लिए औजार काम में लिए जाते हैं, उसको पृष्ठ मृदा कहते हैं। और अवमृदा, पृष्ठ मृदा के नीचे पैतृक पदार्थ तक की गहराई में जो मृदा होती है, जिसमें एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स काम में नहीं लिए जाते हैं, उसे अवमृदा कहते हैं। ये दोनों में अंतर हो गया, पृष्ठ मृदा में और अवमृदा में। अब पृष्ठ मृदा की गहराई कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर। वैसे प्रैक्टिकली 9 इंच तक पृष्ठ मृदाई होती है,
9 इंच तक। 9 इंच की गहराई तो ज़्यादा होगी ना, लगभग 20 सेंटीमीटर होगी, परंतु गणना के पर्पज से हम 15 सेंटीमीटर ही मानते हैं पृष्ठ मृदा को। फर्रो स्लाइस जिसको बोलते हैं, यानी जिस गहराई पर हल चलता है, जिस गहराई पर हम इम्प्लीमेंट से काम लेते हैं, उसको फर्रो स्लाइस बोलते हैं। वो 15 सेंटीमीटर गणना के रूप में लेते हैं, तो 15 सेंटीमीटर की गहराई की गणना करते हैं उसमें, इसमें गहराई के लिए। तो ये पृष्ठ मृदा हो गई। और अवमृदा, अवमृदा तो बहुत गहराई तक हो सकती है, कई बार तो ये 50 मीटर भी हो सकती है, 40 मीटर भी हो सकती है। हो सकता है 2 इंची हो अवमृदा, 4 इंची हो, तो इसकी गहराई बहुत वेरिएबल हो सकती है अवमृदा की। पृष्ठ मृदा की गहराई निश्चित है। जो उथली मृदाएं हैं उनमें हो सकता है कम हो। कई बार ऐसा होता है कि मृदा की गहराई सिर्फ 6 सेंटीमीटर है, तो ऐसी स्थिति में तो जो भी मृदा है वो पृष्ठ मृदाएं होगी। जो पहाड़ीय क्षेत्र हैं वहाँ पर मृदा की गहराई बहुत कम होती है, उथली मृदाएं होती हैं। इसी तरह से ब्लैक सॉइल्स हैं। ब्लैक सॉइल्स को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है, शैलो ब्लैक सॉइल्स, मीडियम ब्लैक सॉइल्स और डीप ब्लैक सॉइल्स। गहराई के आधार पर उनको अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। यहाँ हम पृष्ठ मृदा और अवमृदा की जब बात करते हैं तो नॉर्मल सॉइल्स की बात करते हैं कि जो नॉर्मल सॉइल हैं उनमें जो हमारे औजार चलते हैं कृषि कार्य के लिए, हल है, कसिया है या दूसरे कोई औजार जो भी हम इंटरकल्चर के लिए काम में लेते हैं वह चलते हैं, तो वह पृष्ठ मृदा होगी। ये जो पृष्ठ मृदा है, चूंकि इसमें कल्टीवेशन चलता रहता है, इसमें कार्य चलते रहते हैं, इसलिए ये लूज रहती है, लूज और फ्राइबल, भुरभुरी भी रहती है। इसको हम कैसे कह सकते हैं, लूज एंड फ्राइबल। ढीली एवं भुरभुरी। दूसरा, इसमें ऑर्गेनिक मैटर की बहुतायत रहती है, क्योंकि मैक्सिमम जो प्लांट रूट्स हैं ये यहीं पर ही रहती हैं, इसी मृदा में रहती हैं। इसमें खाद डालता है किसान, ये जो जड़ें हैं या पौधे हैं उनके अवशेष रहते हैं, वह सड़ते हैं, गलते हैं, इसलिए इनकी उपजाऊपन ज़्यादा रहता है, पृष्ठ मृदा ज़्यादा उपजाऊ रहती है। एक बात। दूसरी बात, इसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि जिस मृदा में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा उसमें सूक्ष्म जीव ज़्यादा होंगे। ऑर्गेनिक मैटर है वह सूक्ष्म जीवों के भोजन का कार्य करता है। सूक्ष्म जीवों को ऊर्जा मिलती है ऑर्गेनिक मैटर से, ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए पृष्ठ मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या अवमृदा की बजाय ज़्यादा होती है। अवमृदा है वो पृष्ठ मृदा की बजाय कलर में कम गहरी होती है, इसका कलर ऑर्गेनिक मैटर की वजह से गहरा होता है। अवमृदा का कलर ऑर्गेनिक मैटर कम होने की वजह से कम गहरा होता है, लाइट होती है कलर में। पृष्ठ मृदा आपको मैंने बताया कि भुरभुरी होती है, अवमृदा है वो सघन होती है, कठोर होती है, क्योंकि उसमें इम्प्लीमेंट्स बहुत कम चलते हैं, इसलिए सघन होती है। जल को धारण करने की क्षमता है वह पृष्ठ मृदा में ज़्यादा होती है, अवमृदा में कम होती है। परंतु जहाँ तक पौधों की उपयोगिता की अपन बात करें
तो उपयोगिता की दृष्टि से पृष्ठ मृदा भी उपयोगी है और अवमृदा भी उपयोगी है। ठीक है, पृष्ठ मृदा में ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है, ज़्यादा उपजाऊ होती है, जड़ें ज़्यादा इसमें रहती हैं, परंतु अवमृदा का भी सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जड़ें हैं वह अवमृदा में भी जाती हैं। पौधों को एंकरेज है, पौधों को खड़ा रखने की क्षमता है, वह अवमृदा प्रदान करती है, गहराई तक जड़ें जाती हैं। उसी वजह से जब बारिश आती है या तेज हवा चलती है तो पौधे नहीं गिरते हैं, इस वजह से कि वह सॉइल को पकड़ के रखते हैं, अवमृदा तक उसकी जड़ें रहती हैं। दूसरी, यदि अवमृदा में जल का अवशोषण या जल का गमन नहीं होता हो तो क्या होगा, पानी धीरे धीरे इकट्ठा हो जाएगा और वाटर लॉगिंग सिचुएशन पैदा हो जाएगी। इसलिए अवमृदा का भी सही होना बहुत ज़रूरी है। पृष्ठ मृदा के साथ अवमृदा भी पौधों की वृद्धि के लिए, उत्पादन के लिए अवमृदा का भी महत्व है। ये जो पृष्ठ मृदा है ये चलायमान होती है, गतिशील होती है, इम्प्लीमेंट्स के साथ इधर उधर खिसक जाती है, परंतु अवमृदा है वह ज़्यादा गतिशील नहीं होती है। तो इस तरह से आप पृष्ठ मृदा को और अवमृदा को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर आप ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पृष्ठ मृदा के क्या क्या गुण हैं, अवमृदा के क्या क्या गुण हैं। कलर में भी कर सकते हैं, फर्टिलिटी स्टेटस में भी करते हैं, उसकी फिजिकल कंडीशन में भी कर सकते हैं, उसमें जीव जंतुओं की संख्या जो कि बायोलॉजिकल कंडीशन है, बायोलॉजिकल कंडीशन के आधार पर भी कर सकते हैं, उसमें जड़ों की मात्रा ऑर्गेनिक मैटर के हिसाब से भी उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इस तरह से पृष्ठ मृदा और अवमृदा में यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन सरफेस सॉइल एंड सब सरफेस सॉइल, तो आप इसमें दोनों का अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि पृष्ठ मृदा में और अवमृदा में क्या अंतर होता है। इसी तरह से आपको एक शॉर्ट नोट पूछ लें, सॉइल एज ए नेचुरल बॉडी, उस पर शॉर्ट नोट लिखिए, तो आप इसमें 8-10 लाइन का बहुत बढ़िया शॉर्ट नोट लिख सकते हैं कि सॉइल किस तरह से एक प्राकृतिक पिंड है। रिगोलिथ और सॉइल में आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। रिगोलिथ और सॉइल में आप बहुत आराम से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। रिगोलिथ है उसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है, सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होता है। रिगोलिथ में प्लांट की जड़ें नहीं होती हैं, सॉइल में प्लांट की जड़ें होती हैं। रिगोलिथ में बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, सॉइल में बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। तो इस तरह से इस डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉइल एंड रिगोलिथ यदि प्रश्न आ जाता है तो आप इसका उत्तर बहुत आराम से दे सकते हैं। ये अब तीसरा टॉपिक आपका आता है पेडोलॉजिकल एंड इडेफोलॉजिकल। पेडोलॉजिकल एंड इडेफोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉइल। सॉइल को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? सॉइल को दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है, एक पेडोलॉजी के हिसाब से, एक इडेफोलॉजी के हिसाब से। तो पेडोलॉजी क्या होता है? पेडोलॉजी ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ग्रीक वर्ड है पेडोन। पेडोन का मतलब सॉइल या अर्थ।
पेडोलॉजी को पेडोलॉजी बोलेंगे हिंदी में भी। इसमें आप कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी के और हिंदी के आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करें। पेडोलॉजी पेडोलॉजी, इडेफोलॉजी इडेफोलॉजी, इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं। हिंदी में लिखना चाहें तो पेडोलॉजी, बस। पेडोलॉजी क्या है? पेडोलॉजी ग्रीक शब्द से बना हुआ है जिसका मतलब है पेडॉन और लोगोस, लॉजिका लोगोस यानी नॉलेज। पेडॉन आपके समझ में आ गया क्या है? सॉइल है। ए सॉइल, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम दैट इज नोन एज ए सॉइल, वो है पेडॉन। तो पेडॉन सॉइल हो गया और लॉगस नॉलेज हो गया। तो नॉलेज ऑफ ए सॉइल इज नॉट पेडोलॉजी। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो पेडोलॉजी को? पेडोलॉजी इज डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस इन विच सॉइल इज स्टडी एज ए नेचुरल बॉडी। सॉइल इज स्टडीड एज ए नेचुरल बॉडी। In this branch of soil science, soil is studied in terms of its origin, distribution, classification and properties. ये पेडोलॉजी हो गया। पेडोलॉजी मृदा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मृदा को एक प्राकृतिक पिंड के रूप में अध्ययन किया जाता है। इसमें मृदा की उत्पत्ति, वितरण, वर्गीकरण और गुण धर्मों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। बहुत ही साधारण चीज है, समझ में आ गया आपके? कहीं कोई डाउट नहीं है? पेडोलॉजी। अब इडेफोलॉजी, ये भी ग्रीक वर्ड इडेफोस से बना है। इसका मतलब ग्राउंड और सॉइल, वही ग्राउंड या सॉइल इडेफोस का है। और लॉगस नॉलेज। इसमें वही चीज है, परंतु इसमें क्या है कि मृदा को पौधों की ग्रोथ के मीडियम के रूप में स्टडी की जाती है। उसको तो नेचुरल बॉडी के रूप में स्टडी की जाती है पेडोलॉजी में तो, और इडेफोलॉजी में सॉइल को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी की जाती है। पौधों का बेस के रूप में सॉइल की स्टडी की जाती है। तो इडेफोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस इन विच सॉइल इज स्टडीड एज ए बेस फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, नेचुरल मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इडेफोलॉजी मृदा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मृदा का पौधों की वृद्धि के लिए एक प्राकृतिक आधार के रूप में अध्ययन किया जाता है। इसमें पौधों का सॉइल से किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, किस तरह से वृद्धि होती है और किस तरह से उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाता है, इस दृष्टि से इसका अध्ययन किया जाता है, वह इडेफोलॉजी हो गया। तो ये दोनों में आपस में डिफरेंस हो गया पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी में। उसको पेडोलॉजी में सॉइल को एज ए नेचुरल बॉडी और इडेफोलॉजी में सॉइल को
एज ए नेचुरल बेस फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। दो तरीके से, इसमें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, उसमें ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज पॉइंट ऑफ व्यू से इसका अध्ययन आ गया। तो ये दोनों पेडोलॉजिकल एंड इडोफोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सॉइल है, और इन दोनों के आधार पर ही सॉइल की डेफिनेशन है। डेफिनेशन दोनों की अलग अलग है। सॉइल को पेडोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिफाइन किया जा सकता है वह आपको मैं नोट करवा देता हूँ, नोट कर लो। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है।
ये जोफे और मार्वट वैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार मृदा की परिभाषा है। इसको समझना जरूरी है। यदि इसको समझ लिया तो आपके बिल्कुल याद हो जाएगी। इसको याद करने रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। क्या है मृदा? मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी, जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। कैसे विकसित हुई है? प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। नेचुरल मटेरियल है और नेचुरल फोर्सेज हैं। नेचुरल मटेरियल्स पर नेचुरल फोर्सेज की एक्शन की वजह से डेवलप हुई है। ये ओरिजिन कैसे हुआ इसका? नेचुरल मटेरियल्स पर नेचुरल फोर्सेज जो एक्शन है उसकी वजह से ये विकसित हुई है। प्राकृतिक पदार्थों का पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। प्राय भिन्न गहराइयों के खनिज एवं कार्बनिक अवयवों के संस्तर के अनुसार इसके भेद किए जाते हैं। जो आपको बताया था मैंने पेडोन में अलग अलग संस्तर बताए थे, तो ये भिन्न संस्तर हैं। ये भिन्न किस वजह से होते हैं? इसमें खनिज पदार्थ है और कार्बनिक पदार्थ है। उनकी मात्रा में विभिन्नता की वजह से ये अलग अलग होती है। किसी में खनिज पदार्थ कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं। खनिज पदार्थों में भी अलग अलग अवयव हैं, कार्बनिक पदार्थों के अवयव हैं, तो उनकी मात्रा में विभिन्नता की वजह से इनमें भेद किए जाते हैं। ये संस्तर अपने नीचे के मूल पदार्थों में, जो नीचे का मूल पदार्थ क्या है? पैतृक पदार्थ। और पैतृक पदार्थ किससे बना है? चट्टान से। तो नीचे के जो मूल पदार्थ हैं यानी पैतृक पदार्थ हैं, उनसे आकृति में, भौतिक गुणों और बनावट में, रासायनिक गुणों और संगठन में तथा जैविक गुणों में विभिन्नता रखते हैं। तो ये हो गया आकृति में, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में। भौतिक के साथ बनावट दे दी, रासायनिक के साथ संगठन दे दिया। उसका कंपोजिशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो ये गुणों में विभिन्नता रखते हैं। क्या रखते हैं विभिन्नता? ये नीचे के मूल पदार्थों से। जो पैतृक पदार्थ है, मैंने आपको पैतृक पदार्थ बताया, रिगोलिथ बताया कि रिगोलिथ से किस तरह से सॉइल विभिन्न होती है। तो उसमें जैविक सूक्ष्म जीवों की मात्रा भी आपको बताई, फिजिकल कंडीशन भी बता दी, केमिकल रिएक्शंस भी इसमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जितने भी घटक होते हैं जो टूट के और उसमें आगे जैसे जैसे आप आगे अध्ययन करोगे वैसे वैसे ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी आपको। जैसे जैसे सॉइल साइंस का अध्ययन करोगे वैसे वैसे इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। अब आपको कोई डाउट है इस डेफिनेशन में? ये जोफे और मार्वट ने डेफिनेशन दी है और ये पेडोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें प्लांट ग्रोथ का कहीं भी नहीं आया, सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है इसमें। तो इसलिए ये पेडोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो सॉइल का कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार सॉइल की डेफिनेशन है। अब इडेफोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? इसमें प्राकृतिक पदार्थ हैं, प्राकृतिक बल हैं और उनके गुण धर्म हैं। यही चीज़ आई है। यही आपको मैंने बताया था कि पेडोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सॉइल को किस तरह से माना जाता है, किस तरह से उसका अध्ययन किया जाता है। अब इडेफोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप और नोट करें डेफिनेशन। मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित
यम अपक्षेत खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित होती है। यह पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकती है। तथा जल एवं वायु की उपयुक्त मात्रा में मिलाने पर पौधों को यांत्रिक आधार तथा आंशिक जीविका प्रदान करती है। बकमन और ब्रेडी के अनुसार मृदा की परिभाषा।
ये जो बकमैन और ब्रेडी के अनुसार मृदा की परिभाषा है, ये इडेफोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को परिलक्षित करती है। इसमें आप देखो, मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षित खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित होती है। यानी इसमें खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ का डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द मिनरल मैटर, एंड कार्बनिक पदार्थों का क्या है, सड़ने गलने से, डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मेटेरियल्स, डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द मिनरल मैटर एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। उन दोनों के संयोग से प्रोफाइल का निर्माण होता है। प्रोफाइल कौन सी होती है, जो विभिन्न संस्तर होते हैं वो प्रोफाइल होगी। तो इस तरह से ये संश्लेषित होती है, इस तरह से सिंथेसाइज होती है मृदा, किससे, मिनरल मैटर से और ऑर्गेनिक मैटर से। फिर इसमें क्या आगे बताया है, ये पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकती है। दिस इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। भूपपड़ी का सबसे ऊपरी भाग है वह मृदा। भूपपड़ी का सबसे ऊपरी भाग क्या है, मृदा। तो वही बात इसमें बताई है कि यह पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकती है तथा जल एवं वायु की उपयुक्त मात्रा में मिलाने पर पौधों को यांत्रिक आधार, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल बेस प्रदान करती है तथा आंशिक जीविका प्रदान करती है और पार्शियल लाइफ प्रदान करती है। आंशिक जीविका कैसे प्रदान करती है, पौधों को जल उपलब्ध करवाती है। मृदा से ही जल उपलब्ध होता है पौधों को, मृदा से ही जड़ों को ऑक्सीजन उपलब्ध करते होता है शोषण के लिए, मृदा से ही सारे पोषक तत्व पौधा ग्रहण करता है, पोषक तत्व मृदा से ग्रहण करता है, जल से, वायु से और मृदा से ग्रहण करता है। तो फिर ये आंशिक शब्द क्यों लिखा है यहां पर, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो नहीं मिलता है ना। सूर्य का प्रकाश भी जीवन के लिए जरूरी है, उसके बिना जीवन नहीं हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु से मिलती है उसके वह भी बहुत जरूरी है, जल है वह भी बहुत जरूरी है जीवन के लिए। तो ये आंशिक इसलिए है कि सब चीज़ें मृदा प्रदान नहीं करती है, कुछ चीज़ें मृदा प्रदान करती है। इसलिए ये जो है ये इडेफोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है सॉइल का, उसके अनुसार बकमैन और ब्रेडी ने ये डेफिनेशन दी है। तो जोफे और मार्वट की डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई, वह पेडोलॉजिकल अप्रोच है, और बकमैन और ब्रेडी की अप्रोच आपके समझ में आ गई, ये इडेफोलॉजिकल अप्रोच है। ये दोनों अप्रोच हैं जिसके आधार पर सॉइल को डिफाइन किया जा सकता है। इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछें। पेडोलॉजिकल अप्रोच, इडेफोलॉजिकल अप्रोच, सरफेस सॉइल, सब सरफेस सॉइल, सॉइल वर्सेज रिगोलिथ, सॉइल एज ए नेचुरल बॉडी, ये पार्ट आपको आज की क्लास में करवाए हैं और मैं समझता हूँ कि आपके ये समझ में आई होगी। फिर भी आपके कोई समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।